अगले महीने देश के 5 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर वोटिंग एक ही दिन में सिमट जाएगी, जबकि बंगाल में 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वैसे पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार बंगाल का चुनावी शेड्यूल काफी छोटा है। जहां पहले चुनाव 6, 7 या 8 चरणों में पूरे महीने चला करते थे, इस बार सिर्फ 1 हफ्ते में ही निपट जाएंगे। लेकिन बंगाल की चर्चा सिर्फ इस छोटे शेड्यूल की वजह से नहीं हो रही है। अगर आप गौर करें तो भले ही चुनाव कई राज्यों में है, लेकिन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया की सुई पश्चिम बंगाल पर ही टिकी है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जंग चारों ओर छाई हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बंगाल का अपना अनोखा मिजाज और वहां की राजनीति। पिछले 50 सालों का इतिहास देखें तो बंगाल में अक्सर उन्हीं पार्टियों का राज रहा है जिनका दिल्ली की सत्ता से 36 का आंकड़ा रहा। चलिए अब कुछ वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो बंगाल के इस चुनाव को देश के बाकी राज्यों से दिलचस्प बनाते हैं। बंगाल में चुनाव का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है। वहां चुनाव से पहले, उसके दौरान और बाद में जिस स्तर की हिंसा होती है, उसकी मिसाल देश के किसी और राज्य में नहीं मिलती। गांव में तो ये हाल है कि हारने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना घर बार छोड़कर दर दर भटकना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि जिन राज्यों को लोग खराब कानून व्यवस्था वाला मानते हैं, वहां भी ऐसी राजनीतिक रंजिश नहीं दिखती। आंकड़े गवाह हैं कि चुनावी हत्याओं के मामले में बंगाल हमेशा टॉप पर रहता है। इस हिंसा के पीछे गहरी स्ट्रक्चरल वजह भी है। बंगाल में खेती की जमीन कम है और आबादी का बोझ बहुत ज्यादा। ऐसे में संसाधनों के लिए होने वाली ये होड़ अक्सर खूनी संघर्ष में बदल जाती है। ऊपर से यहाँ की राजनीति का एक कड़वा सच है, जो जीता सब कुछ उसी का। यानी जो पार्टी सत्ता में आती है वो समाज के हर छोटे बड़े हिस्से पर अपना पूरा कंट्रोल चाहती है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या गांव की गलियां। सत्ताधारी दल का दबदबा हर जगह महसूस होता है। कोलकाता को भले ही बुद्धिजीवियों और संस्कृति का शहर कहें, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा बंगाल भी है जहां हिंसा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। 1940 के तेभागा आंदोलन से लेकर बोगटुई हत्याकांड तक इतिहास गवाह है कि बंगाल की मिट्टी ने बहुत खून देखा है और इस बार भी हालात कुछ अलग होंगे, इसकी उम्मीद कम ही दिखती है। चुनाव आयोग ने हाल ही में कई राज्यों में मतदाता सूचियों को सुधारने के लिए एसआईआर शुरू किया है। यूपी, बिहार और केरल जैसे राज्यों में तो ये काम शांति से हो गया, लेकिन बंगाल में यहाँ तो जैसे बवाल ही मच गया। अदालती मामले, सड़कों पर प्रदर्शन और अव्यवस्था के ऐसे आरोप लगे कि सुप्रीम कोर्ट तक हैरान रह गया कि आखिर बंगाल में इतनी दिक्कत आ क्यों रही है। इसका जवाब छिपा है बंगाल के भूगोल और इतिहास में। 1947 के विभाजन के बाद से ही यहाँ शरणार्थियों के आने का सिलसिला थमा नहीं है और अवैध घुसपैठ का मुद्दा यहाँ की राजनीति की दुखती रग है। इसके अलावा कोलकाता हमेशा से पड़ोसी राज्यों के मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण रहा है, लेकिन जो लोग सालों पहले यहाँ आकर बस गए, उन्हें आज भी बाहरी माना जाता है और अपने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। इन लोगों के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को खूब हवा दी है। उन्होंने खुद सड़कों पर उतरकर इसे अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया। यही वजह है कि बंगाल का ये लिस्ट वाला विवाद इसे केरल या तमिलनाडु के चुनावों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। अगर आज की तारीख में बीजेपी को कोई नेता सबसे कड़ी टक्कर दे रहा है तो वो यकीनन ममता बनर्जी है। कांग्रेस को किनारे रख दें तो ममता और उनकी टीएमसी की राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की सबसे बड़ी धुरी नजर आती है। ममता दीदी का राजनीतिक कद छोटा मोटा नहीं है। 1984 में जादवपुर से सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को हराकर संसद पहुंचने वाली ममता तब से लेकर आज तक कभी सांसद, कभी केंद्रीय मंत्री तो कभी मुख्यमंत्री के तौर पर पावर में रही हैं। 2011 में उन्होंने 34 साल के मजबूत वामपंथी किले को ढहा दिया था, जो भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक पल था। आज भी जब दिल्ली में गैर बीजेपी सरकार की बात होती है तो ममता का नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे होता है। शरद पवार अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। एमके स्टालिन का असर तमिलनाडु तक सीमित है और केजरीवाल या अखिलेश अभी उस राष्ट्रीय कद तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां ममता खड़ी है। लगातार चौथी बार सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रही ममता के सामने बीजेपी आज तक कोई ऐसा चेहरा नहीं ला पाई है जो उनके करिश्मे को टक्कर दे सके। भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता आज भी बरकरार है और यही बात इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बनाती है। 2014 के बाद से बीजेपी ने असम से लेकर त्रिपुरा तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना परचम लहराया है, लेकिन पश्चिम बंगाल वो आखिरी मोर्चा है जिसे बीजेपी तमाम कोशिशों के बाद भी
फतह नहीं कर पाई। 2021 के चुनाव में अमित शाह ने 200 पार का नारा दिया था, लेकिन पार्टी 77 पर ही सिमट गई। बीजेपी के लिए बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक इमोशन है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी कोलकाता की मिट्टी से थे। बीजेपी के लिए ये बात किसी टीस से कम नहीं है कि उसके वैचारिक पूर्वज के गृह राज्य में ही आज तक उसकी सरकार नहीं बन पाई। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने इस बार अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी है। वो हर हाल में यहाँ भगवा लहराना चाहते हैं। क्या 2026 की ये तैयारी इस आखिरी किले को ढहा पाएगी? ये चुनाव का सबसे बड़ा और रोमांचक सवाल है। बंगाल के वोटरों की एक बहुत खास आदत है, वो जिस पर भरोसा करते हैं लंबे समय तक करते हैं। यहाँ की सत्ता में बदलाव दशकों बाद आता है, सालों में नहीं। आजादी के बाद करीब 30 साल तक यहाँ कांग्रेस का राज रहा। फिर 1977 में वामपंथियों की एंट्री हुई और ज्योति बसु से लेकर बुद्ध देव भट्टाचार्य तक लेफ्ट ने पूरे 34 साल तक राज किया। 2011 में जब बदलाव आया तो टीएमसी सत्ता में आई और अब उसे भी 15 साल होने को हैं। बंगाल का ये पैटर्न केरल या तमिलनाडु से बिल्कुल उल्टा है, जहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। यहाँ के लोग एक बार किसी को सत्ता से बाहर कर दें तो उसकी वापसी नामुमकिन सी हो जाती है। कांग्रेस और लेफ्ट इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीएमसी का ये 15 साल का सफर आगे बढ़ेगा? बंगाल का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाला महासंग्राम बन गया है।